mental health for all. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम दिल्ली से 800 लोगों के गायब होने का एक फैक्ट चेक करेंगे। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली डर के साए में जी रही है और माता पिता लगातार ये पूछ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स तक 800 लोगों के गायब होने का शोर मच रहा है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस डर के पीछे की सच्चाई क्या है, और जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और आपको डरा कर पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद हम एक नई फिल्म जिसका नाम है घूसखोर पंडित, इस पर चल रहे विवाद को आपके लिए डिकोड करेंगे। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से इस फिल्म के ट्रेलर सहित सभी प्रमोशनल कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के टाइटल पर गहरी आपत्ति जताई है और कहा है कि इसके जरिए ब्राह्मणों को अपमानित करने की कोशिश हो रही है। लखनऊ में इस फिल्म के निर्देशक और उनकी टीम पर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपने देखा होगा, अक्सर हिंदी फिल्मों में खास तौर पर हिंदू धर्म की भावनाओं और उनकी आस्था का अपमान किया जाता रहा है। क्या फिल्म का नाम घूसखोर पंडित की बजाय घूसखोर मौलाना या घूसखोर पादरी रखा जा सकता था? आज हम यही सवाल आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक युवा की मौत हो गई। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, लेकिन उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया और यह युवा उस गड्ढे को देख नहीं पाया। आपको याद होगा, 16 जनवरी को नोएडा में भी एक 27 वर्ष के युवक की ऐसे ही मौत हो गई थी और तब लगा था कि हमारे सिस्टम में इसके बाद कुछ सुधार होगा। लेकिन हर बार की तरह हम एक दुर्घटना के बाद अगली दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं और वो दुर्घटना 5 फरवरी की रात दिल्ली में हो गई। आज सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर रखना चाहता हूं जिसके बारे में लगातार आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा हो रही है। लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से मुझे भी लगातार लोगों ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए और कहा कि दिल्ली में अचानक से इतने सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं और आपको इस पर एक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हम सच जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, घर से बाहर खेलने के लिए भेजें या नहीं, कहीं कोई उन्हें उठाकर तो नहीं ले जाएगा। ये कौन सा गैंग है जो दिल्ली में इस समय लोगों को गायब कर रहा है? दिल्ली में हो क्या रहा है, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे पूरे शहर में, हर घर में, हर दफ्तर में, रेस्टोरेंट्स में, कैंटीन्स में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली से अचानक इतने लोग गायब क्यों हो रहे हैं। कितने ही लोगों ने मुझसे कहा कि इसके बारे में आप लोगों को बताइए और अलर्ट कीजिए। तो आज हम आप सब की मांग पर सबसे पहले इसी खबर के बारे में आपको बताएंगे, और जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग तो नाराज होंगे और आपको शायद गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कुछ चंद लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और ये लोग आपको डरा कर पैसा कमा रहे हैं। और इनमें बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। वो लोग जिनकी रील्स आप हर रोज देखते हैं, वो लोग जिन्हें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करते हैं, जिन्होंने जानबूझकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अफवाहें फैलाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। आपने भी पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें यह कहा जाता है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं और आप भी बचकर रहिए। इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो देश की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर छाप दी कि दिल्ली में वर्ष 2026 के पहले ही 15 दिनों में, यानी जनवरी के पहले 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। और जब कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी ये खबर छापती है तो उसके बाद देश के सारे न्यूज़ चैनल्स ने, सारे अखबारों ने इस खबर को छापना और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग गायब हो गए। और बार बार 800 के इस आंकड़े पर जोर डालकर बताया गया और सभी अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर
यही 800 का आंकड़ा चलता रहा कि 15 दिन में 800 लोग कहां गए। और वो इसलिए क्योंकि उस न्यूज एजेंसी ने ही 800 लोगों के गायब होने की बात बताई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इसका चर्चा हुई। देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े शोज कर डाले, स्पेशल शोज कर डाले, और जिन्होंने भी न्यूज चैनल्स को देखा वो सब डर गए। हालत ये हो गई कि देश भर में माता पिता डर गए। वो अपने बच्चों से उनके मोबाइल फोन पर लाइव लोकेशन मांगने लगे। बच्चों से हर माता पिता ये कहने लगा कि भाई जब घर सुरक्षित पहुंचो तो पहुंचते ही सबसे पहले हमें फोन करो कि कहीं आप गायब तो नहीं हो गए हो। तो ये सारी भूमिका आपके सामने है। अब आपको बताते हैं कि ये घटना कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। यह घटना 30 जनवरी के आसपास शुरू हुई। सबसे पहले यह खबर मुंबई में ट्रेंड हुई कि मुंबई से लोग अचानक गायब हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने तुरंत इसका खंडन किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स लापता और किडनैप हुए बच्चों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और पुलिस इनका खंडन करती है। यह है मुंबई पुलिस का सोशल मीडिया पर लिखा गया पोस्ट, जो बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए, और वो कह रहे हैं कि एक्शन इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स अगेंस्ट दोज डिलिबरेटली स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग पब्लिक पैनिक इज अंडर प्रोसेस। मुंबई में यह दावा किया गया कि सिर्फ 36 घंटों में मुंबई से 12 नाबालिग बच्चे गायब हो गए, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। यह सब मुंबई में चल रहा था, लेकिन मुंबई की पुलिस ने तुरंत इसे दबा दिया और उन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को यह कह दिया कि अब आपके खिलाफ एफआईआर होगी। इसलिए वहां पर यह पूरा जो ट्रेंड है यह रुक गया। फिर यह ट्रेंड मुंबई से चलकर दिल्ली आ गया। अब आपको दिल्ली में जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने की सच्चाई बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में आजकल जो मिलता है वो यही बात करता है कि दिल्ली में 800 लोग गायब हो गए, ये कहां चले गए। तो पहले ये आंकड़े देखिए। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में 1777 लोग गायब हुए, जबकि जनवरी 2025 में यानी इससे एक साल पहले जनवरी के ही महीने में 1786 लोग गायब हुए थे, और उससे एक साल पहले जनवरी 2024 में 1684 लोग दिल्ली से गायब हुए थे। पिछले 3 वर्षों में जनवरी के महीनों में औसतन 1700 लोग लापता होते रहे हैं, और 15 दिनों के लिए अगर आप इसका औसत लगाएंगे तो यह आंकड़ा लगभग 800 तक ही पहुंचता है। यानी हर 15 दिन में 800 लोग पहले भी गायब होते रहे थे और अब भी गायब हो रहे हैं। यानी पिछले महीने के 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने को लेकर जिस तरह से डर फैलाया जा रहा था, वो डर भ्रामक और गलत था, क्योंकि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दिल्ली में लड़कियों के लापता होने के मामले अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, और पुलिस की जांच में यह पता चला है कि इस तरह की बातें पेड प्रमोशन के जरिए जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। यह है दिल्ली पुलिस का पोस्ट। इसमें जो खास बात है वो ये है कि यह एक पेड प्रमोशन है, और इस बात पर आपको ज्यादा फोकस देना होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पैसा देकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई है, और यह एक प्रमोशन है, वो भी पेड प्रमोशन। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए लोगों में डर फैला रहे हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों के गायब होने के पीछे किसी गैंग के होने की खबर 100% गलत है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों
के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ और आंकड़े देखिए। दिल्ली में पिछले साल यानी वर्ष 2025 में कुल मिलाकर 24,508 लोग गायब हुए थे। दिल्ली पुलिस के ही मुताबिक पिछले साल 2025 में गायब हुए लोगों के मामलों में करीब 2% की गिरावट आई है और 2026 की शुरुआत में भी यही ट्रेंड है, यानी पिछले साल से इस साल कम लोग गायब हुए हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक दिल्ली पुलिस 1,80,000 से ज्यादा लापता लोगों को ढूंढ भी चुकी है और पिछले करीब एक दशक में लापता लोगों के मिलने की जो दर है वो करीब 77% है, यानी जो लोग लापता होते हैं उसमें से 77% लोग वापस मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ लिया जाता है। अक्सर बच्चे किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़ देते हैं परीक्षा से बचने के लिए, और कई बार परीक्षा में फेल होने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो घर से चले जाते हैं। आजकल तो कई बार मोबाइल फोन ना दिए जाने पर भी बच्चे और युवा घर छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। किशोर और युवा अक्सर प्रेम संबंधों और आर्थिक वजहों से भी अपने माता पिता को बिना बताए घर से बाहर चले जाते हैं और दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया का असर भी बच्चों के गायब होने की एक बड़ी वजह बन रहा है। इसका कारण भी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे चश्मे लगा देते हैं कि भाई ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। इसके चलते लड़के जो है ना बहक जाते हैं और सोशल मीडिया के मार्फत से जाके देखते हैं कि भाई आगे जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। झूठे झूठे सपने दिखाते हैं और झूठे झूठे वहां जाके फंस जाते हैं। मोस्टली मिसिंग जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, वो ज्यादातर स्टडी के प्रेशर में आके चले जाते हैं घर से कि एग्जाम हुआ है, मार्क्स कम आएंगे, और फिर वो कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपनी जो रियल डिटेल है वो ना बता के फेक डिटेल के साथ रहते हैं। और ये सोशल मीडिया है थोड़ा सा, उसकी वजह से बच्चे बहकावे में आते हैं कि यहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब ऑफर्स हैं, जो भी है वो आजकल आपको पता ही है बच्चे कि हमें कमाना है सब। देखिए, भारत जैसे देश में जो इस समय सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ रही है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। सोशल मीडिया को पेड प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया को गलत जानकारी फैलाकर लोगों को डराने के लिए भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब 30 जनवरी को इस अफवाह की शुरुआत हुई थी और 30 जनवरी को ही मशहूर फिल्म स्टार रानी मुखर्जी की एक नई फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मर्दानी 3। और दिलचस्प संयोग ये है कि इस फिल्म की कहानी भी गायब होने वाले बच्चों और लड़कियों पर आधारित है और इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही हैं और वो इन बच्चियों को गायब करने वाले गैंग को आखिर में एक्सपोज करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसी आशंका है कि कहीं ये पेड प्रमोशन इसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए तो नहीं किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई सबूत नहीं आया है जिससे हम सीधा ये आरोप लगा सकें। ये जांच जब इसकी होगी तो पता चलेगा। लेकिन हम देश भर के माता पिताओं से आज ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में लोगों के गायब होने के मामले में कोई भी असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि गायब हुए बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने इससे पहले भी ऐसा बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे गैंग्स हैं जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। यहां पर मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं जो सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। किसी भी बड़े शहर के किसी भी चौराहे पर आपने अक्सर बच्चों को, महिलाओं को और दिव्यांगों को भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें भीख दी भी होगी। यह सब कुछ हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है जब आप अपने घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए और जब काम से वापस अपने घर लौटते हैं। न जाने कितनी जगहों पर आपको भिखारी मिलते हैं जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं और हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आज सवाल यह है कि प्रशासन ऐसे लोगों की जांच क्यों नहीं करता कि इन्हें भीख मांगने के लिए
कौन सा गैंग मजबूर कर रहा है। मैं आज भी आपको ये कहता हूं, जितने भी लोग भीख मांगने के लिए बैठे हैं, खास तौर पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, महिलाएं भीख मांग रही हैं, अगर उन्हें ले जाकर ये पूछा जाए कि क्या वो स्वेच्छा से भीख मांग रहे हैं या उन्हें भीख मांगने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गैंग होंगे जो सक्रिय हैं, जो बच्चों को किडनैप करते होंगे या किसी न किसी वजह से इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते होंगे। इसलिए आज की बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी अफवाह फैलाई जा रही थी, ये तो महज अफवाह है और दुर्भाग्य ये है कि ये अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ये शायद कहा गया होगा पैसा देकर कि आप इस तरह के वीडियोस बनाइए और इस अफवाह को फैला दीजिए, ताकि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनकर लोगों के सामने आए। और अगर ये फिल्म के प्रमोशन के लिए है तो शायद जो लोग इस प्रमोशन को कर रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि पहले लोगों में ये जागृति आएगी और फिर लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। अब आप 4 पॉइंट्स में इस घटना पर हमारा टेक सुनिए कि ये 4 जो विश्लेषण हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला, प्रचार के बाजार में डर सबसे बड़ी करेंसी है और अब डर को बाजार में इस प्रकार से बेचा जा रहा है। डर एक कमोडिटी बन गया है और अब हर कोई आपको डराना चाहता है। कभी बीमारी के नाम पर डराना चाहता है, कभी बच्चों के खो जाने के नाम पर डराना चाहता है, कभी किसी और कारण से डराना चाहता है। इसलिए जो डर है अब वो प्रचार का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इसलिए डरिए मत। दूसरा, जब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और वायरल होने के लिए बात बात पर एक नकली आपातकाल की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो देश की जनता ऐसी चीजों को बार बार देखते देखते सहनशील हो जाती है। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और जब असली विपत्ति आती है तो उनके लिए नकली और असली विपत्ति की स्थिति में भेद करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, इस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेचना पूरी तरीके से अनैतिक है। इससे अच्छी तो वो कंपनियां हैं जो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करके अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देती हैं। यहां पर कम से कम आपको ये पता तो होता है कि आप एक विज्ञापन देख रहे हैं और ये एक पेड विज्ञापन है। लेकिन जब एक विज्ञापन और वास्तविकता के बीच में फर्क पता ही ना चले तो वो स्थिति किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है और यहां यही किया गया है। और चौथा, ये पेड प्रमोशन देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा जिनके बच्चे गायब हुए हैं और आज तक वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इससे आपको यह भी पता चलता है कि देश के बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उस पर कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी गंभीरता से उस पर काम करते हैं और खबरों में सच्चाई की कितनी पुष्टि करते हैं। ये पूरा मामला पेड प्रमोशन का है, यानी फर्जी है। उसके बावजूद देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, तमाम बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स ने इस पर खबरें आपके सामने रख दी। और सोचिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे बेहद डराने वाली घटना बताकर राजनीति शुरू कर दी। उनका भी जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं, दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं और दिल्ली की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। और दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी, उन्हें लगा कि ये आंकड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस पर क्यों ना मैं बीजेपी पर हमला बोल दूं, क्यों ना मैं इस पर राजनीति कर लूं। और उन्होंने इसे एक मौके की तरह लिया और इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बीजेपी की सरकार पर हमला बोल दिया। और ये सब कुछ नकली था। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं, आंकड़े सही हैं कि दिल्ली में 15 दिन के, हर 15 दिन के अंदर 800 लोग गायब होते हैं। ये आंकड़े सही हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन आंकड़ों को आपके सामने रखा गया, उससे ऐसा लगा जैसे ये इसी बार हुआ है, इसी महीने हुआ है। सच्चाई ये है कि ये पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार हर साल इतने ही लोग गायब हो रहे हैं और वो अलग अलग वजहों से गायब होते हैं। अब तक आपने पेड प्रमोशन के बारे में देखा, ये तो पेड प्रमोशन है।
किसी फिल्म के लिए हो सकता है की गई हो या किसी और वजह से की गई हो, जिसमें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ये सारे वीडियोस आपके पास व्हाट्सएप पर आए होंगे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपके पास आए होंगे, और हो सकता है ये किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किया गया हो। अब वो फिल्म प्रमोट हुई या नहीं हुई, क्या इस पेड प्रमोशन के बाद वो फिल्म हिट हो गई, ये देखने वाली बात होगी। उस फिल्म को कितना फायदा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो पेड प्रमोशन अभी आपने देख लिया। अब आपको ये दिखाते हैं कि जब बिना किसी पेड प्रमोशन के ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक तरीके से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, तब क्या होता है। अब एक और नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित, और इस फिल्म पर रिलीज होने से पहले ही एक नया विवाद शुरू हो गया है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है और राजनीति भी शुरू हो गई है। लोग सड़कों पर निकलकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि आपने यहां देख लिया। लेकिन ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो नाराजगी है ये पेड नहीं है, ये अफवाह की वजह से नहीं है, ये सचमुच की नाराजगी है। ये जो गुस्सा है ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये सचमुच में लोगों का गुस्सा है। और आज केंद्र सरकार ने भी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से इस फिल्म के ट्रेलर सहित इसके सभी प्रमोशनल कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इसके जरिए ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है। 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का प्रोमो रिलीज किया था, जिसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। और इस फिल्म के निर्देशक हैं नीरज पांडे, जो बहुत बड़े निर्देशक माने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, और इसमें जो मुख्य अभिनेता हैं वो है मनोज वाजपेयी। और मनोज वाजपेयी इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है जिसका नाम है अजय दीक्षित, और वो इस फिल्म में घूसखोर पंडित के नाम से बदनाम है। विरोध करने वालों का आरोप है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पंडित समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के एक पुलिस अधिकारी को घूसखोर और भ्रष्ट दिखाया गया है, और फिल्म का नाम भी वैसा ही रखा गया है। और जानबूझकर ऐसा करके पूरे पंडित समुदाय को घूसखोर बताने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि पंडित शब्द आमतौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस फिल्म के निर्देशक और उनकी टीम पर एक FIR भी दर्ज कर ली गई है, जिसमें धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल करके इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि इस फिल्म का टाइटल एक खास सामाजिक समूह को बदनाम करता है। आज इस फिल्म को लेकर प्रयागराज में, भोपाल में और इंदौर में और भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, और साधु संतों ने भी इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की है। नीरज पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीरज पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीरज पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम रोड पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पे कोर्ट में भी करेंगे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे जब तक इस फिल्म का टाइटल नहीं बदला जाएगा और इसका जो वक्तव्य है, जो बोल गए वचन है, वो नहीं बदलते जाएंगे। हमें फिल्म पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, किस पे आपत्ति है तो इसको रोक दिया जाए। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर FIR की है, और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। समाज पूरा आहत हो रहा है, हमारी जनभावना आहत हो रही है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे, क्या जरूरत थी घूसखोर पंडित साबित करने की। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज जो आ रही है घूसखोर पंडित, इसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा पाया गया कि इसमें जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश होने की और शांति भंग होने की संभावना है। इन सबको देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
घूसखोर पंडित जो ये बनाया, ये पूरा फंडिंग से बनाई गई पिक्चर है। एक साजिशन ये पिक्चर बनाई गई कि कैसे एक समाज को टारगेट किया जाए। तो ये मान लीजिए कि ये एक टारगेट है, उनको बहुत बड़ी फंडिंग हुई है, उसी के तहत ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि समाज में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, विष का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हो। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक याचिका जो है वो दायर की थी। कल शाम को ही हमने जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के उनको एडवांस नोटिस सर्व कराया था, जो कि एक प्रक्रिया है कि किसी भी पिटीशन को, याचिका को अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो एडवांस नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व कराना होता है। और उसके बाद ही आज सुबह ये स्टेटमेंट आया है जो डायरेक्टर है उनका कि हम लोग वो लोग बेसिकली के जो नाम है, टाइटल है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। और था वो बिल्कुल डेफिनेटली साफ साफ दिखता है और टारगेट करने की कहीं ना कहीं बात लगातार सामने आ रही थी और हम लोग इसी को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब उसको विड्रॉ करने की बात की है, प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। दूसरी बात यह है कि जब आप टाइटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आता है। और हमारी याचिका में एक प्रेयर हमारी ये भी है कि क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म की जो प्रक्रिया है कि वहाँ जो पिक्चर या कोई प्रोग्राम जो अपलोड होता है वो विदाउट एनी वेरिफिकेशन होता है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है उसको लेकर। तो हमने ये मांग की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, हमने पार्टी बनाया है अपनी याचिका में और हमने ये मांग की है कि इस मूवी का जो कंटेंट जब आप एयर करें या OTT प्लेटफॉर्म अपलोड करें उससे पहले इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है वो अपने आप में इतना ऑब्जेक्शनेबल है तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। नीरज पांडे जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, असल में एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही प्रतिभाशाली फिल्म निर्देशक रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। और अगर मैं आपको उनकी पुरानी फिल्में और वेब सीरीज़ बताऊं तो वो सारी ऐसी हैं जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। उन्होंने स्पेशल ऑप्स बनाई, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बेबी फिल्म बनाई, स्पेशल 26 बनाई, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी उन्होंने बनाई है, नाम शबाना उन्होंने इससे पहले बनाई है, और वेंसडे एक फिल्म बहुत अच्छी थी वो उन्होंने बनाई है, खाकी नाम की वेब सीरीज़ उन्होंने बनाई है, अय्यारी नाम की एक और फिल्म उन्होंने बनाई है। यानी इससे पहले ऐसा नहीं है कि वो कोई नए फिल्म निर्देशक हैं, नए नए इस फील्ड में आए हैं, वो बहुत अनुभवी हैं। लेकिन उनसे इस प्रकार की जो गलती हुई है इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अब इस विवाद पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए बड़ी स्क्रीन पर वो कह रही हैं, ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में उनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, और जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। अब आप देखिए, मायावती को कहा जाता है कि वो तो दलितों की नेता हैं, BSP दलितों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन मायावती भी आज सवर्णों के लिए न्याय की मांग कर रही है। बीजेपी का भी कहना है कि फिल्म का ऐसा कोई नाम नहीं रखना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। अब इस देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित की बजाय अगर सिर्फ घूसखोर रखा जाता या कुछ और टाइटल रखा जाता तो क्या इस फिल्म की कहानी बदल जाती? क्या इस फिल्म के हिट होने की संभावना कम हो जाती? इस टाइटल में ऐसा क्या था जिससे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को ऐसा लगा कि अगर घूसखोर पंडित नाम इसका रखेंगे तभी इस फिल्म के साथ न्याय हो पाएगा? आरोप यह भी है कि फिल्मों में हिंदुओं की भावनाओं और उनकी आस्था का अपमान करना आजकल सबसे आसान काम हो गया है। लेकिन क्या फिल्म का नाम घूसखोर पंडित की बजाय घूसखोर मौलाना रखने की हिम्मत कोई कर सकता है? क्या कोई घूसखोर पादरी नाम रखकर फिल्म रिलीज कर सकता है? पूरे विवाद पर घूसखोर पंडित के निर्माता और निर्देशक
नीरज पांडे ने सफाई दी है कि ये एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। उनके मुताबिक फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के ट्रेलर सहित सभी प्रमोशनल कंटेंट को वापस हटाने का फैसला किया है। इस फिल्म में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है। उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, और वो ये कहते हैं कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और लोगों की भावनाओं को वो गंभीरता से लेते हैं। एज एन एक्टर आई कम टू अ फिल्म थ्रू द कैरेक्टर एंड द स्टोरी आई एम प्लेइंग। और उन्होंने कहा है कि द फिल्म मेकर्स हैव डिसाइडेड टू टेक डाउन द प्रमोशनल मटेरियल इन लाइट ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट। तो इन्होंने भी एक प्रकार से माफी मांग ली है। दिलचस्प बात यह है कि जो फिल्म है जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक नीरज पांडे भी ब्राह्मण हैं और इस फिल्म के जो अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी ये भी ब्राह्मण हैं। दो ब्राह्मणों ने ये फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम रखा घूसखोर पंडित। ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी, ये बात समझ में नहीं आई। और ये पहली बार नहीं है जब हिंदी सिनेमा में हिंदू समुदाय और उनकी मान्यताओं पर, उनके भगवान देवी देवताओं पर इस प्रकार के विवाद हुए हैं। बॉलीवुड में कई बार हिंदू समुदाय के लोगों को भ्रष्ट और चरित्रहीन इससे पहले भी दिखाया जाता है, जबकि मुस्लिम किरदारों को, दूसरे जो धर्म के किरदार हैं, उन्हें ईमानदार और भरोसेमंद बताया जाता है। ऐसा कई जगह हुआ है। फिल्मों में जनेऊधारी और तिलक लगाने वाले पंडितों को लालची और जुल्म करने वाला दिखाया गया है कई बार, जबकि मुस्लिम मौलाना को मौलवी साहब कहकर सम्मान दिया जाता था। यहाँ हमारी मंशा किसी मुस्लिम दर्शक को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मौलवियों के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना मौलवियों के लिए करना चाहिए, ना पादरियों के लिए करना चाहिए, और ना पंडितों के लिए करना चाहिए, ना पुजारी के लिए करना चाहिए। हमारा कहना यह है, वर्ष 1975 में रणधीर कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पोंगा पंडित, और इसमें पंडितों को पाखंडी और झूठा दिखाया गया था। वर्ष 2013 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रामलीला, और श्री राम हिंदुओं के इतने बड़े भगवान हैं, लेकिन हिंसा से भरी इस प्रेम कहानी का भगवान श्री राम से कोई लेना देना था ही नहीं, और बाद में जब विवाद हुआ तो फिर इसका नाम बदल दिया गया। वर्ष 2014 में एक और फिल्म आई थी आमिर खान की पीके, और इस फिल्म में भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, अपमान किया गया था। यानी बॉलीवुड में पहले हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जाता था और अब हिंदुओं की अलग अलग जातियों को ही अपमानित किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ज्यादा रिएक्शन एक और वजह से भी आ रहा है। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही यूजीसी के जो नए नियम आए, और उन नए नियमों पर हमारे देश के सामान्य वर्ग के लोग पहले से ही बड़े नाराज थे। आपको याद होगा यूजीसी के जब नए नियम आए तो देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के जो छात्र थे, उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वो नाराज थे, गुस्से में थे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। यानी एक माहौल जो सामान्य वर्ग के लोगों के बीच था वो पहले से ही नाराजगी का बना हुआ था, और इसी दौरान, इसी माहौल के बीच इस फिल्म का ट्रेलर आ गया, और वो जो भावना यूजीसी वाली चली आ रही थी सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में, वो भावनाएं इसकी वजह से और ज्यादा भड़क गई। और इसीलिए आज ये खबर सिर्फ मनोरंजन की नहीं है, सिनेमा की नहीं है, बल्कि इस खबर के बारे में देश की जनता आम तौर पर सड़कों पर, चाय की दुकान पर, घरों में बात कर रही है, और अब ये खबर राजनीति की भी बन गई है। अच्छी बात क्या है कि किसी भी सक्रिय लोकतंत्र की अच्छी बात यह होती है कि उसमें जब नाइंसाफी होती है तो नाइंसाफी का विरोध करने के लिए एक ऑटो मैकेनिज्म होता है, और ये ऑटो मैकेनिज्म जब भी कोई नाइंसाफी होती है, कोई गलत फैसला होता है, तो ये ऑन हो जाता है। और यही मैकेनिज्म अब इस फिल्म का खुलकर विरोध कर रहा है। इसके लिए किसी पेड प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी के नए नियमों के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय जो माहौल है वो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, और फिल्में भी समाज की इन्हीं भावनाओं को दर्शाती हैं। हर युग में अगर आप देखें तो उस युग में जो माहौल होता है, उस युग की जो बड़ी समस्याएं होती हैं, उस युग
में जो पीढ़ी होती है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो उसकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। हर युग में फिल्मों ने समाज की इन्हीं भावनाओं को दिखाया है, दर्शाया है, और ये भावनाएं बदलती रहती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वर्ष 1957 में एक बड़ी मशहूर सुपरहिट फिल्म आई थी मदर इंडिया। ये भारत में गरीब किसानों के शोषण को दर्शाती थी। उस समय की जो फिल्में आती थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, उसमें गरीब किसान का शोषण होता था और जो खलनायक होता था वो गांव का कोई बड़ा जमींदार हुआ करता था या फिर कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता था, गांव का साहूकार होता था, जो इन गरीब किसानों का शोषण करता था। बड़ी संख्या में ऐसी फिल्म आई और मदर इंडिया की कहानी भी यही थी, क्योंकि उस समय हमारी देश की समस्या यही थी। 1970 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्में आई जिसमें वो एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते थे, क्योंकि उस समय देश के युवाओं में क्रोध था, असंतोष था, और इसीलिए अमिताभ बच्चन को इतना पसंद किया गया और उस प्रकार की फिल्में सुपरहिट हो रही थी, क्योंकि समाज में यह असंतोष था। इसी प्रकार से आज जो माहौल है, उस माहौल में सामान्य वर्ग के लोगों में एक असंतोष है, और यह माहौल उच्च जाति के लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और इसीलिए यह माहौल इस फिल्म को भी प्रभावित कर रहा है, और इसीलिए इस फिल्म का इतना ज्यादा जो विरोध है आपने देखने को आपको मिला है। अब आपको यह बताते हैं कि कुछ चीजें हमारे देश में ऐसी हैं जो बदलने का नाम लेती ही नहीं और शायद आगे बदलेंगी भी नहीं। आपको याद होगा नोएडा में एक युवा की इस पानी के तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, जब उसकी गाड़ी इस पानी के तालाब में, इस बड़े गड्ढे में, तालाब तो नहीं कहना चाहिए, इस गड्ढे में गिर गई थी और वो युवा तड़प तड़प कर इस पानी में डूब गया और कोई बचाने नहीं आया। नोएडा में हुई इस दुर्घटना के बाद ऐसा लगा था कि देश का सिस्टम सुधरेगा, हम कोई सीख लेंगे, लेकिन हमारे देश का सिस्टम इसके बाद अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहा था, और वो दुर्घटना देश की राजधानी दिल्ली में हो गई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर एक युवा की मौत हो गई। इसी तरह नोएडा में 16 जनवरी को 27 वर्ष के एक इंजीनियर की ऐसे ही पानी से भरे गड्ढे में गिरने से डूबकर मौत हो गई थी। दोनों तस्वीर आपके सामने हैं। नोएडा में 27 साल का एक युवा डूब गया, और दिल्ली में जनकपुरी में 25 साल के एक युवक कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। सबसे पहले आप इस गड्ढे को देखिए। यह 15 फीट गहरा है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी लगभग 15 फीट है। यह वो गड्ढा है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जानलेवा गड्ढा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने बीच सड़क पर अपनी एक पाइपलाइन को ठीक करने के लिए यह गड्ढा खोदा और फिर इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। लड़के के परिवार का आरोप है कि गड्ढे के चारों तरफ ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना कोई लाइट लगाई गई थी, ना ही चेतावनी का कोई बोर्ड लगाया गया था, और इस सड़क पर अंधेरा होने की वजह से 25 साल का कमल जब वहां पर पहुंचा तो उसे यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो अपनी मोटरसाइकिल समेत इस 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कमल ध्यानी दिल्ली में एक बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था और दफ्तर से घर लौट रहा था जिस समय यह दुर्घटना हुई। रात लगभग 12 बजे कमल ने घर पर फोन किया और तब उसने कहा था कि वो 15 मिनट में घर पहुंच रहा है। जब कमल 1 घंटे तक भी घर नहीं पहुंचा तब उसके परिवार ने कमल की तलाश शुरू की। उन्होंने 4 पुलिस स्टेशंस में जाकर मदद मांगी कि हमारा लड़का अभी तक घर नहीं आया है, हमारी मदद कीजिए। उनका आरोप है कि कई थानों के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें समय पर कोई मदद नहीं दी और फिर आज सुबह 7:30 बजे इस परिवार के पास पुलिस का फोन आता है कि उन्हें कमल ध्यानी का शव मिल गया है। कमल के परिवार का आरोप है कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से ही यह दुर्घटना हुई है और दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि उस इलाके के लोगों का यह भी कहना है कि जब रास्ता बंद था तो कमल को उस गड्ढे तक नहीं पहुंचना चाहिए था। रास्ता अगर बंद था तो उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए था। कहना क्या सब प्रशासन गलती दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पर गड्ढा नहीं था, गड्ढा भी खुदा उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में गिर गया। पुलिस वाले काम कर नहीं रहे,
एमसीडी यहाँ पे गड्ढा करे चलेगी ना, यहाँ पे कोई सेफ्टी है ना, रूल है ना कुछ है। अभी किया है नेट बंद ये। अबे जितना तुमने वहाँ 2 लोहे के लगाए, 2 लोहे के यहाँ भी लगाए थे। लड़का अपने आप तो नहीं मरता। सुबह आधे घंटे में तुमने सब यहाँ पे काम कर, जो रात को काम तुम्हें काम करना चाहिए था वो सुबह काम करे, तुम आधे घंटे में यहाँ पे तुमने सब कुछ कर दिया। लड़के की बॉडी निकाल दी, लड़के को कट्टे में पैक कर दिया, लड़के को गाड़ी में भेज दिया दीनदयाल, यहाँ पे नाम लिख दिया, कैमरे वाले को बुला लिया, फोटो खींच ली, बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया तुमने आधे घंटे में। और रात को तुमसे 1 घंटे में तुमसे 1 घंटे की तुमसे हेल्प नहीं हुई। सर सुबह देखा था हमने तो कि उसमें एक बंदा गिरा हुआ बाइक के साथ, तो पता लगा कि वो उस तरफ से आ रहा था, तो अब वो उस तरफ से आ रहा था रास्ता तो क्योंकि है नहीं सर वहाँ से आने का कोई। साइन बोर्ड 15 दिन से लगे हुए हैं करीबन। वो कैसे गिरा है ये तो नहीं पता, बट कह रहे हैं जी वो लापरवाही है। देखो निगम की जब होती है बोर्ड ना लगाओ, मतलब बोर्ड लगा हुआ है, रास्ता कोई आने का नहीं, पैदल जाने का रास्ता नहीं है वहाँ से। तो ये रास्ता ये यहाँ पे बंद होता है, हमेशा बंद होता है ये रास्ता। ये बैरियर का मुझे नहीं पता, ये तो हरी शीट तो लगी रहती है। रास्ता बंद है, बट वही है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो देखा ना उसने। इनफैक्ट कल रात को ही मेरा बेटा भी यहाँ पे गया था, तो उसने फोटो भी खींची है। अच्छा। कि उसने घर में आके बताया कि खड्डा हो रखा है और बहुत डेंजरस है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज डाइड। इसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें आई। तो जब देखिए सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं, तब आप सोचते हैं कि ये है भारत देश। पहली समस्या तो ये है कि हमारे देश का कोई भी विभाग जब चाहे सड़क पर कहीं भी गड्ढा खोद देता है। उस गड्ढे को खोदने का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, जब कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, इसे कोई फॉलो नहीं करता, ना वहाँ पर कोई बोर्ड लगाया जाता है। एक तो ये, अब मान लीजिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया था या यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया था, तो दूसरी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोर्ड पर क्या लिखा है उसको पढ़ते ही नहीं है। अगर रास्ता बंद भी है तो लोग जल्दबाजी में समय बचाने के लिए उस रास्ते पर निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में आपने ये भी देखा होगा कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग इसीलिए तो होती है क्योंकि लोगों को जल्दी जाना है और इसके लिए वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी करते हैं। जिस रास्ते से नहीं जाना होता वहाँ भी जाते हैं। पुलिस की बात अगर अभी आपने सुनी हो तो पुलिस, जी हाँ ये सही बात है कि पुलिस ने रात भर इस लड़के को ढूंढा। अब किसी को कैसे पता होगा कि ये लड़का उस गड्ढे में गिर चुका है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता उस समय, तो उसी समय पता चल सकता था कि इस लड़के की और इसके मोबाइल फोन की लोकेशन इस समय क्या है। दिल्ली सरकार ने इस लड़के की मौत की जांच के लिए अब एक समिति बना दी है। जैसा कि हमेशा होता है, एक कमेटी बना दी जाती है, फिर इंक्वायरी होती है। जो ठेकेदार इस गड्ढे को खोदने वाला था और इस मामले से जुड़े जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। हम जो भी हमारे नियम है एस ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी
हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। पिछले महीने नोएडा में भी ऐसे ही 27 साल के एक युवक की मौत हो गई थी और कल दिल्ली में 25 साल के कमल की मौत हो गई। अब ये संयोग है या सिलसिला? 2 शहर, 2 गड्ढे और 2 युवाओं की मौत और एक जैसा लापरवाह सिस्टम। आज आप देश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको हर जगह सड़कों पर ऐसे ही जानलेवा गड्ढे दिखाई देंगे और इन गड्ढों में जब तक कोई जिंदगी खत्म नहीं होती तब तक हमारा सिस्टम जागने का नाम नहीं लेता। जब कमल और युवराज जैसी मौत हेडलाइन बनती हैं तब कुछ बयान आते हैं, कुछ कर्मचारी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, जांच चलती रहती है और कुछ दिन में सब कुछ भूलकर हम अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगते हैं और इसके बाद फिर से कहीं ना कहीं किसी नए गड्ढे की खुदाई शुरू हो जाती है और फिर पूरा देश एक नए हादसे का इंतजार करता है। अब आप ये देखिएगा कि इसके बाद नया हादसा कहाँ होता है, कैसे होता है और उस हादसे को कवर अप करने के लिए हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का सिस्टम क्या करता है। असल में पूरे देश की समस्या है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ी शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दी और इसमें 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 160 लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस्लामाबाद की पुलिस का कहना है कि जुम्मे की नमाज के बाद ये बम धमाका हुआ और इसे पिछले 10 वर्षों का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला वहाँ पर कहा गया है। ये मस्जिद इमाम बाड़ा के नाम से मशहूर है और वहाँ के शिया मुसलमानों के बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में शिया मुसलमान लगभग 20% हैं, यानी ये वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान में दशकों से इनके खिलाफ ऐसे ही हिंसा होती रही है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 25 वर्षों में शिया मुसलमानों के खिलाफ लगभग 378 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1813 लोगों की जान गई है। इस्लामाबाद में 3 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। पिछले वर्ष 11 नवंबर को वहाँ की एक अदालत में भी एक ऐसे ही आत्मघाती हमला हुआ था और उस धमाके में तब 12 लोगों की मौत हुई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान में ना ही धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं और ना ही वहाँ की सरकारी इमारतें। कहते हैं कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक बन गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। फेक न्यूज के बारे में तो आजकल आप बहुत सुनते होंगे और आप सोचते होंगे कि फेक न्यूज़ तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुनिया की क्रेडिबल न्यूज़ संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी हैं, वो तो आपको हमेशा सही और विश्वसनीय खबरें ही देती हैं। लेकिन आज हम आपको एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और अमेरिका के एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान जिसका नाम है ब्लूमबर्ग की फेक न्यूज़ के बारे में बताना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग ने एक खबर छापी जिसमें कहा गया कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह साफ साफ कह दिया था कि भारत को धमकाकर, दबाव बनाकर या जबरदस्ती कोई फैसला नहीं कराया जा सकता, यानी भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आएगा
और डोवल ने उनसे यह भी कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम भारत को लेकर ऐसे ही सख्त रवैया अपनाती रही और उन्होंने ये 50% का टैरिफ कम नहीं किया तो भारत अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2029 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। 2026 में तो हम आ ही गए हैं, कुछ साल और बचे हैं, 2-2.5 साल हम और इंतजार कर लेंगे। ऐसी धमकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिका के विदेश मंत्री को दी। जब ये खबर आई, ब्लूमबर्ग ने खबर छापी थी, लोगों ने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया, भारत का पूरा मीडिया इस खबर को छापने लगा। भारत के जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, उन्होंने भी इस खबर को छाप दिया और सब कहने लगे कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और इसीलिए अमेरिका ट्रेड डील पर तैयार हो गया और ये ट्रेड डील ऐसी हुई जिसमें अमेरिका भारत के सामने झुक गया। अब जब ये चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खुलकर खंडन किया है और कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का अमेरिका में कोई दौरा हुआ ही नहीं है और ना ही अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी कोई बात या मुलाकात हुई है और ये खबर बिल्कुल झूठी है। यानी ब्लूमबर्ग की ये खबर बिल्कुल गलत निकली। अब ब्लूमबर्ग या तो इस खबर पर माफी मांगे और या फिर लोगों को ये बताए कि वो अपनी खबर पर आज भी टिका हुआ है और अगर टिका हुआ है तो किस आधार पर टिका हुआ है, ये ब्लूमबर्ग को बताना चाहिए। पिछले महीने ब्लूमबर्ग ने ही एक और खबर छापी थी कि रशिया के 3 ऑयल टैंकर्स अपना तेल बेचने के लिए भारत की एक प्राइवेट कंपनी के पास जा रहे हैं, जिसके कुछ ही घंटों के बाद उस कंपनी ने, जिसका नाम है रिलायंस ने बाकायदा यह स्टेटमेंट जारी किया कि यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है और इस प्रकार की कोई डील नहीं हो रही है। देखिए, रिलायंस डिनाइज ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, ये हमने आपको दिखाया है। यह खबर भी उनकी झूठी निकली। इससे पहले एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अगस्त 2025 में एक और खबर छापी थी कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने कई डिफेंस डील्स अमेरिका के साथ कैंसिल कर दी हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने इस खबर का भी खंडन किया और इसे फर्जी बताया। अब देखिए, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज भी ऐसा लगता है किसी खास एजेंडे के साथ गलत खबर छापने लगी हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें भारत और अमेरिका के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। ये सारी खबरें एक ही टोन में दी गई हैं और वो टोन क्या है? वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो जाएं। इस तरह की खबरें छापो कि भारत और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो जाए। और ये वो समय था जब जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे वो एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे थे और उस समय इस प्रकार की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ऐसी भ्रामक खबरें छाप रही थी। इसलिए आपसे भी हम ये कहेंगे कि ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन न्यूज एजेंसीज की खबरों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी खबरों को छापने का एक खास पैटर्न है जिसमें सूत्रों के हवाले से कुछ भी कहकर खबरों को छाप दिया जाता है और बाद में फिर यह भी कह दिया जाता है कि अच्छा, अगर सरकार ने इसका खंडन किया है तो फिर ऐसा ही रहा होगा। दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है और अमेरिका के एक मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट एक साथ लगभग अपने 30% स्टाफ यानी 300 से ज़्यादा पत्रकारों को नौकरी से उसने निकाल दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि उन्हें काफ़ी समय से भारी नुकसान हो रहा था, कंपनी नुकसान में चल रही थी और इसीलिए उन्होंने भारत, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले अपने पत्रकारों को भी नौकरी से निकाल दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में युद्ध मोर्चे पर काम कर रहे एक संवाददाता को भी उन्होंने निकाल दिया और इस अखबार में काम करने वाले कई पत्रकारों और संपादकों ने इसे अमेरिकी पत्रकारिता के सबसे काले दिनों में से एक बताया है। यह मामला सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी में कुछ लोगों की नौकरियों के चले जाने का नहीं है। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस तरह से बेरहमी से पत्रकारों को निकालता है तो उससे पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होती है। जब भी कोई बड़ा अखबार या कोई बड़ा न्यूज़ चैनल अपनी टीम को छोटा करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने घाटे को कम करना है तो उससे ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम कमज़ोर होता है। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि वॉशिंगटन पोस्ट जो खबरें छापता था वो सारी खबरें सही ही होती थी और मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत सारी खबरें वॉशिंगटन पोस्ट ऐसी छापता था जो कि भारत को अक्सर बदनाम करती थी और हम उससे एग्री भी नहीं करते।
लेकिन मीडिया शुरू से ही एक बड़ा महंगा उद्योग रहा है, जहां न्यूज इकट्ठा करने से लेकर न्यूज प्रोडक्शन तक सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और मीडिया का योगदान भी उतना ही बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया में मीडिया उद्योगपतियों की जेब में है और दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान दुनिया के अमीर उद्योगपतियों ने या तो उनको खरीद लिया है और या फिर उनके कहने पर चलाते हैं। और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को खरीद लेते हैं, अखबारों को खरीद लेते हैं, मीडिया संस्थानों को खरीद लेते हैं, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक व्यापार है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक योगदान से ज़्यादा बैलेंस शीट मायने रखती है, प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा मायने रखता है। अब आपको ये बताते हैं कि द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक कौन है। इसके मालिक हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और उनका नेटवर्थ 22 लाख करोड़ रुपए का है। द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को वर्ष 2024 में 900 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो जेफ बेजोस जैसे अरबपति उद्योगपति के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही मामूली रकम है। जेफ बेजोस चाहते तो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए 148 वर्ष पुराने इस मीडिया संस्थान के लिए इतना योगदान तो दे ही सकते थे। द वॉशिंगटन पोस्ट की स्थापना आज से 149 वर्ष पहले 1877 में हुई थी और इसमें लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं। जेफ बेजोस ने वर्ष 2025 में, आपको याद होगा, पिछले साल शादी की थी और अपनी इस शादी में उन्होंने 450 करोड़ रुपए खर्च किया था। इससे पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए सेटलमेंट में दिए थे। इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी पर जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न ने एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है मिलेनिया और इस फिल्म पर ही उन्होंने 675 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन वही जेफ बेजोस इतने पुराने न्यूज़पेपर को 900 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अमेरिका का मशहूर वाटरगेट स्कैंडल इसी अखबार ने एक्सपोज किया था, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। इतना शक्तिशाली अखबार था ये। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर भी हैं और ईशान थरूर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि उन्हें और उनके साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनका दिल टूट गया है। सोशल मीडिया पर लोग द वॉशिंगटन पोस्ट के दिल्ली ब्यूरो में काम करने वाले पत्रकारों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन पत्रकारों ने हाल के वर्षों में न जाने कितनी भारत विरोधी खबरें छापी, भारत का नाम खराब करने वाली न जाने कितनी खबरें छापी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी नौकरी नहीं बचा पाए। इस समय दुनिया भर के मीडिया संस्थान अपना खर्च कम करने के लिए पत्रकारों को निकाल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करवा रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हाल ही में एक पॉडकास्ट लॉन्च किया था जो पूरी तरीके से AI जनरेटेड था, लेकिन बहुत जल्द दर्शकों ने उसके डेटा में गलतियां निकालनी शुरू कर दी और विरोध होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।